जो हम कॉग्निटिव एबिलिटीज की बात कर रहे हैं कि एंगर और स्ट्रेस की बात कर रहे हैं कि इनकी वजह से हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज डिक्रीज हो रही हैं, लेकिन इसके सिम्टम्स क्या है? आम बंदे को कैसे पता चलेगी? क्योंकि गुस्से और एंगर में कई बार बंदे को ये चीज पता ही नहीं चलती है कि वो किस चीजों के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है। तो कॉग्निटिव एबिलिटीज पर्टिकुलरली डिक्रीज हो रही है, उसका ब्रेन फंक्शनिंग कम कर रहा है या कुछ अलग तरह से एक्ट कर रहा है, वो कैसे पता चले? उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं उस चीज के? देखिए, पहले तो हमेशा हम लोग की साइकोलॉजी में सिम्टम से ज्यादा कॉज पे काम किया जाता है जी। हम लोग स्टडी करके एनालाइज करते हैं कि कॉज क्या है। कॉज दो वजह है। एक तो हम लोग ने, जैसे पुराने जमाने में जब किताबें पढ़ी जाती थी तो हम किताबों से पढ़ के उत्तर देते थे और बहुत सारी चीजें खोजते थे और पता लगाते थे। आजकल बहुत सुविधाजनक हो गया कि गूगल में तुरंत आप चीजों को खोज लीजिए। तो लोग एक प्रकार से अपाहिज होते जा रहे हैं, खोजबीन नहीं है और डायरेक्टली दे गो इनटू शॉर्टकट्स। नेवर माइंड, बहुत अच्छी बात है, गूगल को सकारात्मक देखना चाहिए। अब मेन चीज क्या है कि एक अपाहिजपन इसलिए आ रहा है कि हम लोग वी आर नॉट थिंकिंग, वी आर जस्ट कॉपिंग। प्लैगरिज्म हैज बिकम वेरी कॉमन। प्लैगरिज्म माने नकल कर रहा है, किसी भी चीज को यहाँ से उठाया, यहाँ रख दिया, ये लिख दिया, वो गलत। यहाँ पे क्रिएटिविटी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिएटिविटी के साथ थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप करने की एक्सरसाइज स्कूलों में शुरुआत से होनी चाहिए। स्कूलों में भी टीचर लोग कहीं ना कहीं हम लोग से उम्मीद करती हैं कि किताबों में जो लिखा है उसको हूबहू आंसर दे दिया जाए ताकि वो तुरंत उसको चेक करें, खत्म करें। वो उनकी भाषा में लिखने के लिए अनुमति नहीं देती। ये भी एक गलत, क्योंकि अगर भाषा में अपने नहीं लिखेगा तो उसको समझ में कैसे आएगा। मेमोरी का एक प्रोसेस है। मेमोरी का प्रोसेस है शॉर्ट टर्म मेमोरी, उसके बाद उसके साथ शॉर्ट टर्म मेमोरी के बाद इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मेमोरी, तब वो शॉर्ट टर्म मेमोरी तब्दील होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। ओके, but it's a three-way process basically. Yes, it is. 3 steps हैं। हाँ, yes. One is perception. Perception, आपने कोई चीज देखी तो उसको किस तरीके से आपने लिया शॉर्ट टर्म मेमोरी में, फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे डाला। बच्चे लोग शिकायत करते हैं कि सर मुझे याद नहीं आ रहा। याद कोई चीज में कोई कमी नहीं होती, परेशानी क्या होती है कि हम ठीक से रखते नहीं। मान लीजिए आप घर में आते हैं और अपना सामान ऐसे ही फेंक देते हैं, तो अगर अगली बार आप ढूंढना चाहते हैं तो ढूंढने में दिक्कत होती है। पर अगर आप आते ही समय सामान सही जगह पे रखते हैं तो आपको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होनी थी। बिल्कुल सही बात। इसलिए क्योंकि हम लोग दिमाग, इसी तरह मेमोरी में भी अगर डिकोडिंग के टाइम पे आपने ठीक से रखा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, याद आ जाएगी चीज। अब डिकोडिंग कैसे की जाती है, उसके बहुत सारे पैमाने। किसी चीज को ठीक से देखना, किसी चीज को ठीक से पढ़ना, किसी को समझना, किसी को कोई चीज से कंपेयर करके याद करना, मेंटली उसको रिलेट करना, बस हो गई मजबूत लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब आप जब याद करेंगे तो अगर आपको उसकी तस्वीर भी याद आएगी तो पूरी चीज याद आ जाएगी, अगर उसकी मीनिंग भी याद आएगी तो पूरी चीज याद आ जाएगी। बिकॉज यू हैव मेनी वेज टू रिमेम्बर इट, बट इफ यू लर्न इट, मेमोराइज इट, रटने लगोगे तो प्रॉब्लम क्या होती है कि ऑटोमेटिकली याददाश्त में ज़्यादा जोर पड़ता है, आपकी डिकोडिंग में ज़्यादा जोर पड़ता है, एक्चुअली आपकी रिट्रीवल में ज़्यादा जोर पड़ता है, क्योंकि आप समझ नहीं पाते मैंने कहा क्या बोला था। तो आराम से पढ़िए, रिलैक्स होकर पढ़िए और किताबें बंद करके मेंटली याद किया करिए कोई भी चीज़ को, तो ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ मजबूत होगी, आपको अच्छी तरह याद रहेगी और आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी इनहैंस होगी, कम नहीं होगी। और इनहैंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है, उससे आपका काम बनेगा rather than getting it reduced. That is it. So एक पॉइंट ये है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं कॉग्निटिव एबिलिटी के बाद हम कि भाई हमारे बच्चे लोग नाराज और एंगर क्यों हो रहे हैं, अब उन्होंने मेन सोर्स अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी को हैंडीकैप कर दिया, अब रिजल्ट आ नहीं रहा है। तो आपने
अपनी मेन सोर्स ऑफ वर्किंग को डिस्ट्रॉय करके दूसरी जगह वर्किंग करना शुरू कर दिया, तो आप रिजल्ट उम्मीद कर रहे हो। जब आपने प्रोडक्शन नहीं किया, आपने रॉ मटेरियल नहीं लाए, तो प्रोडक्शन की मशीन से रिजल्ट कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे उनकी एंगर शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को बेसिक्स में काम करना है। वी हैव टॉक्ड अबाउट हाई फंडामेंटल्स बट वी नीड टू वर्क ऑन द बेसिक्स। हम लोग बहुत बड़ी बातें प्रैक्टिकल करते हैं, पर जब हम लोग को वर्क करना है। दूसरा, मैं एक चीज़ का और मतलब वकालत करता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली आज के आर्थिक युग में स्कूलों में जितनी अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं उतनी टीचर्स नहीं हो पाते, और हो भी पाते हैं तो वो अलग अलग प्रकार के आते हैं, और वो शायद हर बच्चे को ठीक से नहीं समझ सकते। मेरे ख्याल से अगर सबसे अच्छा टीचर एक बच्चे को मिल सकता है तो वो उनके पेरेंट्स हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पेरेंटल एजुकेशन पे आप गवर्नमेंट को काम करना चाहिए कि पेरेंट अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी चाहिए। पेरेंट्स को टाइम टू टाइम कोई ना कोई वर्कशॉप या कोई चीज़ में इंक्लूड करना चाहिए और उनको समझाना चाहिए, क्योंकि दे आर द बेस्ट वेल विशर्स एंड दे विल ऑलवेज इंडिविजुअलिस्टिकली लुक एट द चिल्ड्रन। और अगर वो ऐसा करेंगे तो लिंकअप बहुत अच्छा हो जाएगा, टीचर्स से रिजल्ट भी अच्छा हो जाएगा, स्टूडेंट का भी रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, और एंगर और जितनी भी जो मेंटल डिजीज आ रही है सब रिजॉल्व हो जाएंगे। मुझे ये लगता है। ओके, मुझे ये लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू। ये बहुत ही आपने अच्छा बताया कि इसमें बेसिकली सर ये जो आपने अभी इस सेक्शन के ऊपर बात की है कि बच्चों के ऊपर क्या वकालत करते हैं कि पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए हमें बच्चों के लिए। तो सर अगर जो आपने ये बात कही उससे मेरे जहन में एक चीज़ आई कि हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर, सर एक्चुअली मेरे दिमाग में एक चीज़ है कि ना मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा है, लेकिन जब मुझे ये पढ़ाया गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आप भी समझते होंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट इज अबाउट के ये फीलिंग्स, इमोशंस एंड ऑल, ठीक है सर। ये नाउन को पढ़ा के ना मुझे जस्ट ऐसे किया गया कि जैसे मैं मेरे आगे आया और ये निकल गया, मुझे इस तरह से पढ़ाया गया। लेकिन मुझे कभी इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी ज़रूरत और मुझे ये कभी बताई नहीं गई, और ना ही कभी मुझे इस पे एम्फेसाइज किया गया कि यार दीज आर द रियल इमोशंस, मतलब दीज आर द रियल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, एंड ये तेरी जिंदगी को बहुत ज़्यादा ही टच करने वाले हैं। मतलब हर तरफ से आपको ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है जो हर तरह से आपके ऊपर काम करेगा। लेकिन मैं इस चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानता था। मतलब मैं पिछले 15-20 साल को अगर याद करूं, मुझे कभी भी किसी ने इस तरह से नहीं बताया कि यार ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन तेरी जिंदगी में इतने बड़े मायने रखेंगे, मतलब इमोशंस, फीलिंग्स, जो आपने ये बातें कर रहे हैं। तो सर क्या आपको ये नहीं लगता कि हमें बच्चों को इन चीज़ों के ऊपर एक साइकोलॉजिस्ट या एक स्कूल लेवल के ऊपर हम इन चीज़ों के ऊपर बच्चों को तवज्जो देना शुरू करें कि बेटे अंडरस्टैंड योर इमोशंस, फीलिंग्स, ये जो हम बातें आज कर रहे हैं, तो क्या हम एक लेवल से, फर्स्ट क्लास से, सेकंड क्लास से उन चीज़ों को ऊपर प्रिपेयर नहीं करना चाहिए? अगर बहुत बारीक से ध्यान देंगे शमिंदर भैया तो आप ये देखेंगे कि जो चीज़ें हम लोग को IIT और IIMs में थ्योरी के नाम से पढ़ाई जाती है जी, वो अपनी जिंदगी में बचपन से सीखते हैं। ओके, उदाहरण के लिए अगर इंटरपर्सनल इंटरेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाए गए कि हाउ डू यू improve your interpersonal interactions and make it extremely good, तो हमारे को बचपन से सिखाए जाते हैं जैसे सिखाए जाने चाहिए। आजकल नई जनरेशन पैर छूना नहीं चाहती। मैं कभी कभी ये कहता हूँ कि ये गलत है। क्यों? मैं उसका भी कारण रखता हूँ। पैर छूना, किसी को नमस्ते करना, सत श्री अकाल कहना, अस्सलाम वालेकुम कहना, ये सब इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक इंटरेक्शन बढ़ाता है जी। दूसरी बात, जब हम किसी का पैर छूते हैं तो बहुत सारे लाभ होते हैं। एक लाभ होता है कि हमारी योगा एक्सरसाइज होती है, हम नीचे झुकते हैं। दूसरा लाभ होता है कि हम दूसरे को सम्मान देते हैं, तो हम अपनी विनम्रता उनके सामने हासिल करते हैं। दूसरा लाभ होता है कि उसको महसूस होता है कि वो बड़ा है, और उसको साइकोलॉजिकली इस बात का एहसास दिलाते हैं कि आप मेरे लिए जिम्मेदार बनोगे, आपको जिम्मेदारी कबूलनी होगी। अब लोग क्या चाहते हैं कि हम ये सब ना करके एक अच्छा सा समाज बना लें जहाँ सब कुछ मशीन से चलने लगे। ऐसा पॉसिबल नहीं।
इट इज ऑल इंटरवेब्ड थिंग। आज हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो हम लोग वहां पे भी कई चिप्स, कई सॉफ्टवेयर्स, कई हार्डवेयर्स, जब तक नेट नहीं करेंगे तब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम नहीं करेगी जी। क्योंकि कहीं ना कहीं वो सब चीजों को मिला के, चाहे इंस्ट्रूमेंट, चाहे रोबोटिक बनाए, चाहे हम लोग उसकी कोई सॉफ्टवेयर बनाए, तो भी हमें 10 प्रकार की कोडिंग लैंग्वेज, सब चीजों को मिलाना पड़ेगा। इसी तरह हमारे समाज में अगर हमने बड़ों को नहीं जोड़ा, दूसरों को नहीं जोड़ा, तो हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला पाते। फिर हम लोग, भाई मैन इज अ सोशल एनिमल, सो इट कैन नॉट सर्वाइव ऑन अ सिंगल बेसिस। और अगर कर भी लेगा तो बाकी एनिमल्स हावी हो जाएंगे। आपने कुछ दिन पहले देखा कि कोरोना में जब कुछ जगहों में जहाँ पे जानवर ज्यादा दिखते हैं, जब आदमी बाहर निकलना बंद कर दिया तो बहुत सारे जंगली जानवर, खूंखार जानवर शहर में आ गए। जी जी जी, ये हमारे सर यहाँ पे चंडीगढ़ में भी हुआ ये चीज, वो वापस मतलब आना शुरू हो गई, शहर में काफी जगह पे पाए एक्चुअली आए। तो इससे ये क्या है, ये आपको दिखाता है कि आप अकेले हुए नहीं, कि आप कमजोर हुए, पर ये सोच जागरूक ही नहीं हो रही लोगों में। बिल्कुल सही बात है सर, ये चीज कहीं ना कहीं अगर ये सोच जागरूक हो जाए कि हमें सबको चलाना है और सब अद्भुत होते हैं, आप अद्भुत हो, मैं अद्भुत हूँ, दूसरा अद्भुत है, हर में कुछ ना कुछ विचित्रता होती है, कोई मेरे प्रकार का हूबहू पैदा होता ही नहीं। मैंने एक चीज, अगर सविंदर जी आपने ध्यान दिया होगा, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा वसूल है और सबसे बड़ी वकालत जो स्टूडेंट्स को पढ़ाता रहा हूँ, मैं बोलता हूँ विजडम इज योर ओनली एंड बेस्ट फ्रेंड। बुद्धिमानी से अच्छा आपका ना तो दोस्त है ना होगा। बिल्कुल सही बात। आप कोई भी जन से, मैं कहता हूँ माता पिता से भी बदसलूकी करने लगिए, एक सीमा के बाद वो आपके दोस्त नहीं रहेंगे। सही है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर आपके पास बुद्धिमानी है तो सब आपके दोस्त हैं, और अगर बुद्धिमानी नहीं है तो आप बेवकूफ हैं। इसी तरह अगर आप बुद्धिमान हैं तो आप क्रोध को कंट्रोल करना जान जाएंगे, बुद्धिमान है तो स्ट्रेस को रेगुलेट करना जान जाएंगे, बीच बीच में रेस्ट लेना जान जाएंगे, काम की शॉर्टकट बनाना जान जाएंगे, काम को कैसे, स्टेमिना को कैसे स्ट्रॉन्ग करना जान जाएंगे। तो यू हैव टू लर्न टू मेक फ्रेंड ऑफ विजडम, इट इज ऑल इन यू। वो कह रहे हैं बाहर दुनिया के देख रहा हूँ, अरे सब कुछ तो तुम्हारे पास है भाई, अंदर तुम्हारे विराजमान है। विजडम इज योर बेस्ट फ्रेंड। सो अगर विजडम को आप यूज करो तो गुस्सा नहीं आएगा। अब मम्मी है, हमसे रोज हमारे लिए रोज खाना बनाती, इतनी मशक्कत करती, कभी हम पे नाराज हो गए तो अधिकार है उनको, या तो करिए आप मेहनत। कोई मेहनत नहीं करना, दूसरे में कमी निकालना। आजकल नेगेटिव पॉलिटिक्स का जमाना आ गया। लोग बजाय ये कि पॉलिटिक्स में मैं प्रणाली क्या करनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, हम लोग एक दूसरे की पतलून खींचने में पड़े हुए हैं कि इसने ये नहीं किया और ये गलत है, वो गलत है। अरे भैया, पूरा समाज को इसका नुकसान हो रहा है। बिल्कुल सही बात। तो मेन चीज है कि क्रोध यहाँ पे बढ़ता है क्योंकि हम लोग एक फिनोमिनन ट्रिगर कर रहे हैं, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। ब्लेम गेम बहुत ज्यादा है। ब्लेम, ये कहीं ना कहीं, इसको अन्यथा ना लीजिए, हमारी भारतीय संस्कृति में कहीं ना कहीं हमारी माताओं से गलती हो गई। हुआ ये कि जब छोटे बच्चे थे तो हम जैसे ही जमीन में गिरते थे तो हमारी माताएं हमें गोद में उठा लेती थी और बोलती थी चींटी मर गई, चींटी मर गई, जमीन धद धद, जमीन धद धद। और हम लोग को आदत पड़ गई तब से कि हमारी गलती नहीं थी कि हम गिरे, वो जमीन की गलती थी कि वो जमीन ने हमें गिराया। तो कहीं ना कहीं बचपन से जो गलत आदत है ये हमें छोड़नी होगी, जिम्मेदारी अपने पे लेनी होगी और वो भी है और सॉल्व करना पड़ेगा, गुस्सा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया सर, ये एग्जांपल तो आपने बहुत ही बढ़िया दिया कि ये हमें हर एक बच्चे के साथ ही ऐसा किया, जब भी वो गिरता था उसको माँ ने यही कहा कि ये इसकी गलती है। तो हम अपनी गलतियों का अपने ऊपर ब्लेम लेना बंद कर चुके हैं और दूसरों पे डालते जाते हैं। और गलती जब तक आदमी कबूलेगा नहीं, सुधार की संभावना खत्म नहीं है। बिल्कुल सही बात है सर भाई, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया सर, थैंक यू सर, रियली थैंक यू।